गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल सिमर। गुड आफ्टरनून विदुषी। सिमर परसों वाली क्लास लगा ली थी? नहीं सर, बढ़िया आज लगा। ठीक। 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून खिलाक्षी। गुड आफ्टरनून भूमि। ओके, तो शुरू करते हैं। सिमर एक बारी अर्श से पूछ लो, उसने आने तो हाँ जी सर। उतनी देर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। चलिए, कल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। किसी ने कुछ रेलेवेंट कॉस्टिंग में से पूछना है? किसी को कुछ ना समझ आया हो? सर हमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया रेलेवेंट कॉस्टिंग में, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलो, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। गुड आफ्टरनून अर्शदीप। गुड आफ्टरनून सर। ओ, चलो करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कल भी मैंने बताया था। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो सिर्फ एक ही बार ही होने हैं, वो दोबारा नहीं होने। मतलब मैं एक ही बार ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करना है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर उसकी कॉस्ट देखूंगा। यानी कि मैंने कल भी बताया था वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कौन सी कॉस्टिंग लगती है, रेलिवेंट कॉस्टिंग लगती है। और ये जो रेलिवेंट कॉस्टिंग है, हम इसको क्या सोचकर लगाते हैं? हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर हमारी हर एक कॉस्ट क्या होता है, हो जाती है, रेलिवेंट हो जाती है। तो जैसे फिक्स कॉस्ट भी हमारी लॉन्ग टर्म में जाकर रेलिवेंट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्टिंग है या जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें डिसीजन मेकिंग के लिए बोलती है कि आपको एक बार ही डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेना है। तो अब बताइए कि आप वो डिसीजन लोगे या नहीं लोगे?
तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, आप बताएंगे मेरे को साथ साथ प्लीज। सभी सभी बीच में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा। तो आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सभी चैट बॉक्सेस में लिखेंगे। तो अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विच टू डेट हैज द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ $1,50,000, ये कॉस्ट आज तक लग चुकी है। चलिए पहले तो बताइए क्या ये कॉस्ट रेलिवेंट है, क्या ये कॉस्ट रेलिवेंट है, ये आज तक कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट टू डेट। No, it is irrelevant. Very good. This cost is sunk cost. This is irrelevant cost. This is not relevant for us. तो इसका तो कोई भी लेना देना नहीं है हमारे प्रोजेक्ट से. If the contract is allowed to proceed, it will be completed in approximately 1 year. कहते अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 year में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा. The results would then be sold to the government agency for 3 lakhs. It means ये हमारे लिए relevant inflow है. अगर हम एक साल ये प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा कितने का सेल हो जाएगा, $3 लाख का ये सेल हो जाएगा. $3 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल हो जाएगा. तो ये जो है हमारे लिए क्या है, ये रेलिवेंट इनफ्लो है. तो ये इनफ्लो है, तो इनफ्लो की तो बात होगी. अब आउटफ्लोज देखते हैं, हमारे पास आउटफ्लोज क्या क्या है. shown below are the additional expenses with the additional expenses. तो additional expenses की बात होगी तो क्या वो relevant होंगे, yes or no? Are additional expenses relevant for the contract, yes or no? Yes, they are relevant for the contract क्योंकि additional खर्चे हैं, ये होने हैं और they are relevant for us. Now material, सबसे पहले वो materials की बात कर रहा है तो materials के लिए देखते हैं. Yes, वेरी गुड, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है, तो इट इज रेलिवेंट फॉर अस, राइट. अब मटेरियल्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं देखना बच्चों. दिस मटेरियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000. वो परचेज कर चुके हैं हम, क्या वो रेलिवेंट है, इज दिस रेलिवेंट, ये मटेरियल हम खरीद चुके हैं ऑलरेडी. नो, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस अगेन, क्योंकि ये ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं. अभी अभी हमने खरीदा है तो कोई बात नहीं, अभी अभी खरीदा है बट हम खरीद चुके हैं. तो नो, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव. हम इसको खरीद चुके हैं ऑलरेडी. उसने क्या बोला है देखो, फिर से पढ़ो. दिस मटेरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज्ड, वो हमने अभी खरीदा है एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000, हम खरीद चुके हैं ऑलरेडी. वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमने अभी खरीदा था और वो जो हमने खरीदा था वो इस प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा, बस दैट्स इट. इट इज टॉक्सिक. अब वो बोल रहा है ये जो हमारा मटेरियल है ये टॉक्सिक इन नेचर है, ये टॉक्सिक इन नेचर है. इफ नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, राइट. अब ध्यान से समझना, इसको हमने 60,000 पे खरीदा था. अगर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाते, अगर हम इसको इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाते तो इसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा कितने में, $5,000 में. तो फटाफट बताइए मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हुई. यस, कितनी हुई, रेलिवेंट तो हुई, कितनी कॉस्ट रेलिवेंट हुई, 5,000. यस, 5,000. वेरी गुड भूमि. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. अकेला 5,000 लिखना गलत है. 5,000 की सेविंग्स हुई है हमें, तो देर इज अ बेनिफिट ऑफ $5,000. एम आई क्लियर? यस, एम आई क्लियर? यस, राइट. ओके, आगे चलते हैं हम. लेबर के बारे में वो क्या कह रहे हैं, हमें लेबर के बारे में बोल रहा है. स्किल्ड लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट. स्किल्ड लेबर जो है वो रिक्रूट करनी मुश्किल है. द वर्कर्स कंसर्न्ड वर ट्रांसफर्ड. अब यहीं से आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि लेबर ट्रांसफर हो रही है तो कॉस्ट क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट. लेबर किसी प्रोजेक्ट से किसी और प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करी जा रही है तो क्या कॉस्ट आएगी. यस, रेलिवेंट तो है. क्या भूमि ओनली लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा या जितनी हम लेबर को पेमेंट करेंगे वो भी आएगी. वेरी गुड विदुषी. उसका जितनी भी लेबर की कॉस्ट है प्लस
जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा दैट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। तो पढ़ते हैं एक बारी। सो द वर्कर्स कंसर्न्ड वर ट्रांसफर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड at a recent meeting the production manager claimed that if the men were returned to him, कहता अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर कहता अगर ये बंदे मुझे वापस भेज दे जाए, they could generate a sales of $150,000 in the next year. The prime cost of these sales were $1 lakh. तो उसकी जो कॉस्ट थी कितनी थी? $1 lakh थी, including 40,000 for the labor cost itself. It means $1 lakh minus 1 lakh, 50,000 तो आपके पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन का लॉस आ गया, कंट्रीब्यूशन का लॉस आ गया, एंड प्लस जो लेबर की कॉस्ट लगी 40,000, सो $90,000 इज योर रेलिवेंट कॉस्ट हियर। अच्छा, एक और चीज वो आपको आपको लिख के दे रहा है, एक और चीज आपको वो लिख के दे रहा है, देखो ध्यान से। The overhead absorbed in this production would amount to $20,000. क्या ये relevant है? Is this a relevant cost? No, it is not a relevant cost, क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट है? ये एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है। मतलब ये सिर्फ एब्जॉर्ब करी गई है, ये होनी ही होनी है, हम कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, बस इस लेबर को सिर्फ एब्जॉर्ब कर दिया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट एक्चुअली जर्नल ओवरहेड्स है, तो इट शेल नॉट बी। वेरी गुड अर्शदीप। तो इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो इट शेल नॉट बी कंसिडर्ड रेलिवेंट। तो अभी तक हमने जो देखा, हमें 5,000 की सेविंग्स हुई है एंड 90,000 की हमारी लेबर की कॉस्ट आई है, और $3 लाख जो हमारे पास है रेवेन्यू है। तो अभी तक सिचुएशन ये है। चलते हैं आगे। अब आगे क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? हमें रिसर्च गिवन है, रिसर्च स्टाफ के बारे में कुछ गिवन है। ध्यान से समझेंगे रिसर्च के बारे में क्या गिवन है। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट व्हेन द वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, मतलब जब इस कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो जाएगा, द रिसर्च डिपार्टमेंट विल बी क्लोज। हम उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे, हम रिसर्च डिपार्टमेंट को उसके बाद बंद कर देंगे। रिसर्च वेजेस फॉर द ईयर आर 60,000। पहले मुझे बताना क्या ये $60,000 रेलिवेंट है या नहीं? यस और नो, यस और नो, क्या ये रेलिवेंट है? अगर मैं अभी, Vidushi is saying they are not relevant. Arshdeep is also saying it is sunk. Bhumi say only Bhumi is saying it is relevant. प्लीज दिमाग लगाइए, सोचिए। ये रिसर्च अगर मैं नहीं करूंगा, क्या मुझे ये $60,000 का खर्चा आएगा? यस। अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा तो, सॉरी, अगर मैं रिसर्च नहीं करता तो ये मेरे को $60,000 का खर्चा नहीं आएगा। ये सिर्फ रिसर्च करने पे $60,000 का खर्चा आएगा। तो दिस कॉस्ट इज रेलिवेंट फॉर मी। वेरी गुड भूमि। तो हमेशा रिसर्च सुन के इरेलीवेंट नहीं कर देना, दिमाग लगाना है। कहता रिसर्च वेजेस करना है अभी। अर्शदीप ध्यान से पढ़ो। कहता इट हैज बीन डिसाइडेड व्हेन द वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, द वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, द रिसर्च डिपार्टमेंट विल बी क्लोज। द रिसर्च वेजेस फॉर द ईयर आर, हम उसको अभी देंगे साल की वेजेस, क्योंकि एक साल लगना है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो $60,000 मेरे लिए क्या हो गया है? रेलिवेंट हो गया। विदुषी समझ लगा? यस अर्शदीप, यस सिमर, यस विदुषी, क्लियर है? यस सर। Right. Okay. Now coming up to the next point, and redundancy and severance pay. Redundancy means repetitive, अगर हमें कोई खर्चा देना पड़ रहा है, कोई बार बार खर्चा करना पड़ रहा है। redundancy and severance pay has been estimated at 15,000 now। मतलब आज की डेट में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करता तो मुझे $15,000 देने पड़ेंगे। बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और एक साल कॉन्ट्रैक्ट चलाता हूं तो बाद में मुझे $35,000 देने पड़ेंगे। इट मींस मेरे लिए रेलिवेंट कितना हुआ? मेरे लिए रेलिवेंट जो हुआ, मेरे लिए रेलिवेंट सिर्फ यहाँ पे कितना हुआ? $20,000। दैट इज जो मेरे को एडिशनल देना पड़ेगा। वेरी गुड भूमि। भूमि, आपको रेलिवेंट कॉस्ट बहुत अच्छे से समझ लग गया, राइट? आपको ये चीज बहुत क्लियर हो गई। वेरी गुड, राइट? सबको ये बात समझ आई? यस नो?
तो 20,000 विल बी रेलिवेंट, क्योंकि अगर मैं आज पे करता हूं तो मुझे सिर्फ $15,000 देने पड़ेंगे, बट अगर मैं एक साल बाद पे करता हूं तो मेरे को $35,000 देने पड़ेंगे। तो मेरे को एडिशनल कितना देना पड़ रहा है? $20,000 देना पड़ रहा है। एम आई क्लियर? यस अर्शदीप, यस खिलाक्षी, यस सिमर, यस विदुषी, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। राइट। तो इट मींस अभी तक मेरे पास जो कॉस्ट आई है, अभी तक मेरे पास जो कॉस्ट आई है, एक तो मेरे पास 5,000, एक तो मेरे पास 90,000, उसके बाद एक 60,000 और एक 20,000। तो अभी तक इतनी कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है। प्लीज एक बच्चा कोई साइड पे नोट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दिखा रहा, आप साइड पे लिखते जाना। तो 5,000 अभी तक सेविंग्स हुई है, 90,000 की एक कॉस्ट आई है, 60,000 की एक आई है, एंड 20,000 की एक आई है। चलिए अब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इक्विपमेंट के बारे में वो हमें क्या कह रहे हैं? द कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइजेस अ स्पेशल माइक्रोस्कोप विच कॉस्ट 18,000 ईयर्स अगो। ये हमने तब 18,000 का खरीदा था। क्या ये मेरे लिए पास्ट कॉस्ट है? क्या ये मेरे लिए रेलिवेंट है? नो, इट इज अ सम कॉस्ट, इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट, इट इज सम कॉस्ट। मैंने 3 साल पहले इसको 18,000 का खरीदा था। इट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000 इन अनदर 2 years। अगर मैं इसको 2 साल बाद बेचूं तो इसकी इसकी रेजिडुअल कॉस्ट कितनी होगी? 3,000 होगी। तो ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक साल ही चल रहा है। तो मैं एक साल बाद कितने की बिकेगी मैं वो देखता हूं। तो क्या मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर? यस, ये देखो, इफ यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट द डिस्पोजल वैल्यू इन years टाइम विल बी $6,000। एक साल बाद 6,000 की बिकेगी, और आज की डेट में उसकी करंट डिस्पोजल वैल्यू कितनी है? 8,000 है। तो बताइए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 2,000। यस नो, सबको क्लियर हो गया? हाँ ना? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? राइट। इट मींस इक्विपमेंट के लिए मेरी कितनी रेलिवेंट कॉस्ट आ गई? $2,000। $2,000 अर्शदीप। देखो $2,000 कैसे आए? अर्शदीप सेविंग्स कैसे हुई? अर्शदीप देखो, अगर मैं आज ही उसको डिस्पोज ऑफ कर देता हूं तो 8,000 में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। बट अगर मैं एक साल कॉन्ट्रैक्ट में उसको लगाता हूं, उसको यूज करता हूं इक्विपमेंट को, तो $6,000 ही मिलेगा मुझे एक साल बाद। तो मेरा 2,000 का नुकसान नहीं हो गया अर्शदीप? यस नो? तो $2,000 की कॉस्ट आएगी, राइट? सो $2,000 की मेरे पास क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, रेलिवेंट कॉस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। सो शेयर ऑफ जर्नल बिल्डिंग एक्सपेंसेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद $35,000 पर एनम टू कवर जनरल बिल्डिंग एक्सपेंसेस। कोई जर्नल बिल्डिंग एक्सपेंसेस थे तो अगेन दीज आर एलोकेटेड एक्सपेंसेस। क्या ये मेरे लिए रेलिवेंट है? Are they relevant for me? No, it is not relevant, irrelevant for me. Right, Bhumi? Very good. Right, immediately after the contract is discontinued, जैसे ही, very good अर्षित, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, चाहे आज की डेट में कर दिया जाए, the space occupied could be sublet फॉर एनुअल रेंटल ऑफ 7,000। तो बट मेरे को एक साल के लिए वो जगह चाहिए, तो मैं एक साल के लिए उसको रेंट नहीं कर पाऊंगा। इट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगेन $7,000 मेरी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। यस और नो, सबको क्लियर हो गया? हाँ ना? यस नो? राइट। तो टोटल कॉस्ट निकालो कितनी। अच्छा, अब आपको सेविंग्स आपको मिल रहा था $3 लाख। अब नेट कॉस्ट निकालो कितनी पड़ी आपको? 5,000, 90,000, उसके बाद 60,000 और 20,000, फिर उसके बाद 2,000, उसके बाद 7,000। निकालो आपको नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 5,000, 90,000, 60,000, 20,000, 8, हाँ 2,000, देखो नेट 2,000 और 7,000। तो नेट आपको जो आउटफ्लो हो रहा है, नेट कैश फ्लो हो रहा है,
जो आपका आउटफ्लो है, कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज 1,74,000 और 3 लाख आपको मिलेगा, 3 लाख आपको मिलेगा। तो देखो आपको नेट बेनिफिट होगा अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ आगे कंटिन्यू करते हो 1,26,000। सो यू कैन कंक्लूड दैट यू शुड प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? यस नो? सबको क्लियर हो गया? हाँ ना? राइट, राइट, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब मैं अब मैं आपको टेस्ट करने के लिए मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझे क्वेश्चंस के आंसर देगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद, ओके, किससे स्टार्ट करें? विदुषी। विदुषी, आपसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टेस्ट स्टैंडिंग 4 है। Z company is pricing a new contract, Vidushi. The new contract requires the use of 50 tons of metal ZX. तो उसको कितने टन मेटल चाहिए? 50 टन मेटल चाहिए। There are 25 tons in inventory. तो इसमें से अभी 25 टन जो है अभी इन्वेंट्री में है। इट मींस 25 टन जो है वो आपको बाय करना पड़ेगा, राइट? Tons of ZX in inventory at the moment which were bought for $200 per ton. क्या विदुषी ये $200 आपके लिए रेलिवेंट है? नो सर। यस, इट इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि ये अपने पास कॉस्ट है। इसको आपने खरीदा था $200 पे, तो वो आपके लिए रेलिवेंट तो नहीं है, तो ये तो रेलिवेंट नहीं है। जेड कंपनी नो लॉन्गर हैज एनी यूज फॉर मटेरियल मेटल जेडएक्स। अब इसको ये किसी काम का नहीं है, ये मेटल जेडएक्स किसी काम का नहीं है उसको, राइट? द करंट प्राइस ऑफ द करंट परचेज प्राइस इज $210 पर टन। तो विदुषी मेरे को बताइए, ये जो मेरे को बाहर से खरीदने पड़ेंगे इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी विदुषी? यस, 210। यस, वेरी गुड। इसके लिए जो वेरी गुड अर्शदीप, राइट, ओके। अब लेट्स सी क्या आंसर है। तो इसके लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट होने वाली है दैट इज 210। अब वो आगे बोल रहे हैं एंड द मेटल कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर द नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ $150 पर टन। अब विदुषी बताइए इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी? आपका ये किसी काम का नहीं है ZX मेटल, बट आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो $150 में। यस, बताइए इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 150। वेरी गुड विदुषी। तो इसके लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो 150 होगी। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट मेरे लिए कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 150 प्लस 25 इंटू 210। सो दिस विल बी 9,000. 9,000। Yes, very good. So the answer is C, 9,000. अर्शदीप, आपको कहां पे प्रॉब्लम आई प्लीज पूछिए। यस अर्शदीप। हाँ, अर्शदीप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। देखो मेरे पास कंपनी जेड जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में के लिए प्राइस निकालना चाहती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको 50 टन ऑफ मेटल चाहिए अर्शदीप, राइट? यहां तक क्लियर हो गया? उसको 50 टन ऑफ मेटल चाहिए और 50 टन ऑफ मेटल जो है वो 50 टन ऑफ मेटल में से 25 टन तो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में है अर्शदीप, और जो 25 टन मेटल है वो मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो पहली बात तो मेरे को ये क्लियर है, जो मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा अर्शदीप, जो मेरे को 25 टन बाहर से खरीदना पड़ेगा, 25 टन मेरा स्टॉक में है, जो बाहर से खरीदना पड़ेगा उसके लिए तो जो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है उसका परचेज प्राइस होगा अर्शदीप, राइट? ये क्लियर हो गया अर्शदीप? यस और नो? जो मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा उसके लिए तो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी, उसका परचेज प्राइस। यस अर्शदीप, ये क्लियर हो गया? यस नो? समझ आ गया, मैंने कर लिया। यस। अब आगे देखना, कहता है ये जो 25 टन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये जो ZX 25 टन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, बट अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो ये $150 का बिक जाएगा, राइट? तो ये $150 का बिक जाएगा।
तो इट मीन्स 25 इंटू 150। समझ लग गया अर्शदीप? यस नो? राइट, चलो। यस अर्शदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। अर्शदीप, आपको 100 आवर्स चाहिए अनस्किल्ड लेबर के। यू नीड 100 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर। इट इज करंटली पेड एट $5.5 per hour. Z company has no surplus capacity at the moment, right? उसके पास कोई भी surplus capacity नहीं है, but additional temporary staff could be hired at $6.5 per hour. बताइए क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? वेरी गुड अर्शदीप। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी 6.5 होगी, क्योंकि लेबर जो है इट इज इन शॉर्ट सप्लाई, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं है, तो हमें बाहर से जाकर हायर करनी पड़ेगी। तो रेलिवेंट कॉस्ट विल बी 6.5, सो द आंसर इज 650। वेरी गुड अर्शदीप, सो आंसर इज 650। यस भूमि, उसने नहीं बताया हमें इसमें ट्रांसफर करना है। उसने अगर वो क्वेश्चन में लिखता कि एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हुआ है हम तभी करेंगे, नहीं तो हम नहीं ट्रांसफर करेंगे भूमि। राइट, ना ही उसने हमें कंट्रीब्यूशन लॉस बताया है, तो हमें मार्केट से जाकर ही खरीदनी पड़ेगी लेबर। ओके भूमि? यस, चलिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सिमर। ओके सिमर, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें 100 आवर्स चाहिए, 100 आवर्स चाहिए स्किल्ड लेबर के। द कंपनी करंटली हैज 300 आवर्स वर्थ ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। हमारे पास 300 आवर्स स्पेयर कैपेसिटी में है। देयर इज अ यूनियन एग्रीमेंट इन प्लेस, देयर इज अ यूनियन एग्रीमेंट इन प्लेस दैट देयर आर नो ले ऑफ्स। मतलब हम लेबर को हटा नहीं सकते, कोई काम हो चाहे काम ना हो, हमें लेबर को तो पैसा देना ही देना पड़ेगा। द वर्कर्स आर पेड एट $8.5 पर आवर। हम उनको $8.5 पर आवर के हिसाब से पे करते हैं। यस सिमर, बताइए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी स्किल्ड लेबर की? यस यस सिमर, द क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने परसों क्लास नहीं लगाई थी, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। सिमर फटाफट बताइए, नहीं समझ आ रहा? ओके, नहीं आता, कोई बात, इट्स ओके। चलिए, यस खिलाक्षी, आप बताइए। द क्वेश्चन पासिस टू यू। सर ए 0। कितनी कह रहे हो? ए सर 0। 0। वेरी गुड खिलाक्षी। सो द यस आंसर इज सर। 0, क्योंकि हमारे पास लेबर जो है वो उसको हम पे कर रहे हैं, चाहे हम उसको कहीं यूज करें चाहे ना करें। देर आर नो ले ऑफ। हम उनको ले ऑफ नहीं कर सकते, तो वो काम करे चाहे ना करे, हमें उनको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो देर इज नो रेलिवेंट कॉस्ट, तो आंसर इज 0। एम आई क्लियर? यस नो, सबको समझ आ गया? यस और नो, फटाफट बताइए। सर इसमें ये नहीं मेंशन, ओके। सर सेविंग्स होगी एज वी फर्स्ट पे। ओके, एक मिनट पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर सेविंग होगी एज फर्स्ट पे फॉर नो वर्क नाउ दे पुट टू यूज। अर्शदीप ध्यान से समझो, पहले हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो कॉस्ट लग चुकी है, सेविंग्स नहीं है। हम अब नहीं पे कर रहे, हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमें उनको पे करना ही पड़ेगा।
सर इसमें ये नहीं मेंशन एनुअल बेसिस वगैरह। भूमि मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। कि सर इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये एनुअली पेमेंट है या फिर मंथली एम्प्लॉयड है। हाँ तो बट उन्होंने लिख दिया ना कि उन्होंने बोला कि उनको हम ले ऑफ नहीं कर सकते, हमें उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो करनी पड़ेगी इट मींस वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है। देखो उसने लिखा है यहाँ पे 300 आवर्स मेरे पास स्पेयर पड़े हैं। ओके सर। तो स्पेयर पड़े हैं तो इट मींस हमने ऑलरेडी उनको पेमेंट कर दी होगी, तो उसकी उसकी रेलिवेंट कॉस्ट जीरो आएगी। यस, सम कॉस्ट, वेरी गुड। यस भूमि, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। Equipment owned by Z company has a carrying value of 1800। भूमि क्या ये मेरे लिए रेलिवेंट है? No, it is not relevant. भूमि, yes, no, it is not relevant for me क्योंकि it is a carrying amount और carrying amount मेरे लिए relevant नहीं होती है। It could now be used on new contract. If not used in this contract, the equipment could be sold for a net amount of 2000। वो $2000 में बिक जाएगी अगर हम उसको नहीं यूज करते। आफ्टर यूज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट द इक्विपमेंट वुड हैव नो रेजिडुअल वैल्यू। उसकी कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी अगर हम इसको यूज कर लेते हैं। एंड वुड बी डिसमेंटल्ड, हमें उसको फेंकना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट भूमि? व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? वेरी गुड, आंसर इज राइट। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज 2000, हमारे पास $2000 इज द रेलेवेंट कॉस्ट। यस, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर, कौन रह गया? ओके, कोई भी नहीं रह गया। यस अर्शदीप, आपकी दोबारा टर्न आती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेलेवेंट कॉस्टिंग आर ट्रू? इनमें से मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोरगोन पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट रिजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। इज इट ट्रू और फॉल्स? अर्शदीप ये सही है गलत है? क्यों गलत क्यों है? तो सही है ना, वो नेक्स्ट उसने नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखा तो इट इज ट्रू। यस सिमर, इट इज ट्रू। अर्शदीप दोबारा पढ़ो ध्यान से। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोरगोन पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट रिजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमने इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट बेस्ट को रिजेक्ट करा, तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट है? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही है स्टेटमेंट। यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट सिमर। Materials can never have opportunity cost whereas labor can। सर बेस्ट नंबर 1 होगा, एक बार दोबारा बोलो। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोरगोन पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट रिजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जो हमने रिजेक्ट किया वो उससे उससे अगला बेस्ट। वो थोड़ा सा ना पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम है, उसका मतलब वही है सेम, कि वो नेक्स्ट बेस्ट की बात कर रहे हैं हम, राइट? तो ऐसे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, 1 2, बस वो आपको बोल रहे हैं क्या वो बेस्ट रिजेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने फोरगो किए? यस। तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट तो वही करोगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसे नेक्स्ट को आपने रिजेक्ट करके उसको चूज किया, उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? ओके, यस सिमर, यू आर राइट, आपका सही है आंसर। मटेरियल कैन नेवर हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेयर एज लेबर कैन। यस। कैसे अर्शदीप कैसे आ सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मटेरियल की? मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आ सकती है, बताइए सबको। सिंपल है ना, हम मटेरियल को एक जगह यूज कर सकते थे, हमने वहां ना यूज करके किसी और जगह यूज कर लिया, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? यस। नेक्स्ट, विदुषी, the annual depreciation charge is not a relevant cost. Is this true or false? True.
Yes, very good. It is true. So fixed cost would have a relevant cost if element. Yes, very good, Arshdeep. So next, fixed cost would have a relevant cost element if a decision causes a change in their total expenditure. Bhumi, true or false? Yes, it is very much true. अगर उससे change in fixed cost हो जाता है तो वो मेरे लिए relevant बन जाती है. लास्ट किसकी टर्न रह गई? खिलाक्षी. Notional costs are always relevant as they make the estimate more realistic. False, sir. Yes, false. It is false. Notional costs are not relevant, so it is false. So it means statement 1, statement 3, and statement 4 are correct. So answer is B, statement 1, 3, and 4. यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ली, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें. सबको क्लियर है? इसके साथ साथ हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक खत्म होता है. अब नाउ वी विल बी डूइंग मेक और बाय डिसीजंस. यस, अगेन मेक और बाय डिसीजंस में भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा. तो मेक और बाय डिसीजंस है, चाहे ये पूरा चैप्टर ही रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर है, बट बेसिक कंसेप्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग का हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक. राइट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर चलेंगे आप. यस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, 100% श्योर. राइट, चलिए आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेक और बाय डिसीजंस. अब आपको वर्ड से समझ लग रहा होगा व्हाट इज मेक और बाय. एक बार वाइट पीडीएफ पे समझते हैं व्हाट इज मेक और बाय. देखो, दो वर्ड्स है यहाँ पर, मेक और बाय. मेक मीन्स क्या आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करनी चाहिए, या आप वो मटेरियल जो है बाहर से आउटसोर्स करोगे या बाहर से खरीदोगे. तो बताइए, अच्छा बिना मेरे पढ़ाए इसको बताइए, आप बाहर से खरीदोगे या अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाओगे? आप कैसे डिसाइड करो? हाउ विल यू डिसाइड? यस, हाउ विल यू डिसाइड? चलो अच्छा, एक बारी मैं आपको थोड़े से. यस, जहां पे भी, वेरी गुड, जहां पे भी हमारी कॉस्ट कम आएगी, वेरी गुड, जहां पे भी हमारी कॉस्ट कम आएगी हम वो वाला सिचुएशन चूज कर लेंगे. अगर तो हमें फैक्ट्री के अंदर बनाना है तो क्या मेरी वहां पे कॉस्ट कम आ रही है या मैं आउटसोर्स कर रहा हूं? वेरी गुड अर्शदीप, मैं इस पॉइंट पे भी आ रहा था, फिजिबिलिटी पे भी अभी मैं आता हूँ. राइट? क्या मेरी जहां पे मेरी कॉस्ट कम आ रही है क्या मैं वो प्रोडक्ट बनाऊं, या जहां पे मेरे को बनाने में कम आ रही है या मेरे को बाहर से खरीदने में कम आ रही है. राइट? ये तो हो गया आपके पास फाइनेंशियल फैक्टर. अच्छा, अब कॉस्ट में भी मैं एक बात करता हूँ, कॉस्ट के अंदर भी. अब मेरे को बताना, क्या कॉस्ट के अंदर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करूंगा या फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर करूंगा? यस, नो. Will I consider only variable cost or only fixed cost? Yes or no? I am again talking about short-term decision. I am again talking about short-term decision. I am talking about relevant costing. I am talking about marginal costing. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं बार बार बोलता रह गया कि डिसीजन मेकिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट. ये हमारे डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आएगी. फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है, चाहे मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाऊं चाहे मैं बाहर से आउटसोर्स करा लूं, मेरी फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है. राइट? यस, वेरी गुड अर्शदीप. राइट, वेरी गुड अर्शदीप. फिक्स कॉस्ट सिर्फ हम कौन से कंसिडर करेंगे? अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ रही है हम तो ही कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिक्स कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर डिसीजन मेकिंग. एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस और नो?
तो मेक और बाय के अंदर भी फिक्स्ड कॉस्ट शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस और नो, ये पॉइंट सबको क्लियर है? प्लीज अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, आप कहीं पे साइड पे लिख लिया करो, राइट? तो आप कहीं पे साइड पे लिख लेना, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? एंड यहां तक आप सबको समझ लग गया? अब एक और बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों। मेक और बाय डिसीजन के अंदर अब आपको इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उस पे तो मैं अभी आऊंगा, राइट? उससे पहले क्या है, उससे पहले मेक और बाय डिसीजन के अंदर, वेरी गुड अर्शदीप, मेरे को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ मेरे को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि क्या वो मेरे लिए फिजिबल भी है बनाना, राइट? क्या कहीं क्या अगर मैं अंदर बनाता हूं, बाहर से नहीं लेता, कहीं मेरी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी या नहीं मेंटेन हो पाएगी? जिस तरह का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, क्या मेरे को बाहर वाला बंदा बनाकर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मैं बाहर से बनवा तो लूंगा, क्या वो सेम क्वालिटी का बना पाएगा? सेम लॉस ऑफ डेटा, अगर वो जो बाहर से बंदा है जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं, जिससे मैं परचेस कर रहा हूं, अगर वो किसी और कस्टमर के लिए भी बनाता हो, तो हो सकता है मेरा जो डेटा है वो लीक हो जाए। तो बहुत सारे अदर क्वालिटेटिव, यस वेरी गुड, लाइसेंस टू मेक, लीगल ऑब्लिगेशंस, अवर सोशल ऑब्लिगेशंस। अब सोशल ऑब्लिगेशंस में क्या आएगा अर्शदीप? सोशल ऑब्लिगेशंस के अंदर कि कहीं मैं सोशली अगर मैं बाहर से आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, मैं अंदर नहीं बना रहा, तो मेरे को लेबर का ले ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को लेबर को निकालना पड़ेगा। तो बाद में जब मेरे को लेबर चाहिए होगी, क्या पता वो मेरे को मिले ही ना, या मेरी से रेपुटेशन गिर जाए। ये तो कभी भी लोगों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, राइट? तो अगेन, अदर देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मेरे को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखकर चलने हैं जब भी मैं मेक और बाय डिसीजन लूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रिकमेंडेशंस दोगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन का बहुत बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब आप रिकमेंडेशन दोगे, पहले आप क्वांटिटेटिव फैक्टर के हिसाब से तो दोगे कि जहां पे आपको सेविंग्स हो रही है आप वो करोगे, राइट? ये बात तो क्लियर होगी। बट साथ में यू हैव टू राइट द क्वालिटेटिव फैक्टर्स आल्सो, कि हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है, राइट? और कहीं मेरी रेपुटेशन तो नहीं गिर जाएगी, या कहीं मेरा लॉस ऑफ डेटा तो नहीं हो जाएगा, कोई लीकेजेस तो नहीं है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? सबको एक बेस क्लियर हो गया कि हम मेक और बाय में क्या करने वाले हैं? यस और नो? यस, राइट, ओके। नाउ पढ़ते हैं एक बारी। अब मेक और बाय के अंदर भी हमारे पास दो सिचुएशंस हैं जहां पे हमारे पास कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है अगेन। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेक और बाय डिसीजन के साथ लिमिटिंग फैक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर एग्जामिनर ने आपसे लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय दोनों टेस्ट करने हो, तो वो इसका क्वेश्चन देगा आपको। तो वो आपको इसका क्वेश्चन देगा, तो अगेन सी सेक्शन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो मेक और बाय डिसीजन विद लिमिटिंग फैक्टर्स के केस में सी सेक्शन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास लिमिटिंग फैक्टर भी कवर हो जाएगा। व्हाट वाज लिमिटिंग फैक्टर? कोई भी हमारे पास स्कार्सिटी है किसी भी रिसोर्स की, दैट वाज लिमिटिंग फैक्टर। तो मेक और बाय डिसीजन हमारे पास दो तरह के हैं, जहां पे हमारे पास कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, और दूसरा क्या है हमारे पास, जहां पे हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, फिर अच्छे से समझते हैं इसको, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए, तो businesses may be faced with decision whether to make the components for their own products themselves, or to concentrate their resources on assembling the products, obtaining the components from outside suppliers instead of making them in-house। तो इसको अगर हम अंदर ही बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? in-house। अगर हम बाहर से बनवा रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बच्चों? outsource, right? So if the resources are bought in, their purchase cost is wholly marginal. However, it is decided to manufacture the components internally. The comparative cost of doing so will be direct material and wages cost
प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्लीज ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड योर वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी कंसिडर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। So if the total variable cost of the internally manufactured components is seen to be greater than the cost of obtaining similar products, obviously अगर जब आप internally बना रहे हो, जितनी आपकी internally आपकी variable cost आ रही है, if it is more than जितना आपको बाहर से प्रोडक्ट बन रहा है आउटसोर्स करके, ऑब्वियसली आपको वो क्या कर लेना चाहिए, आउटसोर्स कर लेना चाहिए। अगर आपकी जो अंदर वाली वेरिएबल कॉस्ट है वो कम आ रही है, वो कम आ रही है, राइट, अगर आप बाहर से आउटसोर्स करते हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको इंटरनली ही वो प्रोडक्ट को क्या कर लेना चाहिए, मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए। इट इज ऑब्वियसली अनइकोनॉमिक टू प्रोड्यूस दीज आइटम्स इंटरनली, अगर आपकी इंटरनल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेक वर्सेस बाय डिसीजन। वन इज make or buy decisions with no limiting factors and make or buy decisions with limiting factors। तो इसमें स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब सबसे पहले हम देख रहे हैं मेक और बाय डिसीजंस विद नो लिमिटिंग फैक्टर। जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं गिवन है, so in make or buy decision with no limiting factors, the relevant cost a differential cost between the two options। obviously जितनी कॉस्ट आपकी बनाने में आ रही है माइनस जितनी कॉस्ट आपकी आउटसोर्स करने में या बाय करने में आ रही है, उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा, डिफरेंशियल कॉस्ट होगी, राइट। अगर तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग, अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग, तो आपको क्या करना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको बना लेना चाहिए। ये तब अगर आपके पास कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपल दोनों की कॉस्ट निकाल लोगे, जितना आप इंटरनली सर्विस दे रहे हो उससे कितनी कॉस्ट आ रही है, और अगर आप उसको आउटसोर्स करते हो तो कितनी कॉस्ट आ रही है। चलिए एक बार ये देखते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 मेक वर्सेस बाय के ऊपर है। तो केआरएस कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू एडमिनिस्टर इट्स ओन परचेज लेजर और टू यूज एन एक्सटर्नल अकाउंटिंग सर्विस। अब ये सर्विस की कंपनी है, केआरएस कंपनी इज अ सर्विस सेक्टर कंपनी। तो वो क्या सोच रही है, क्या उसको अपनी बुक्स जो है वो इंटरनली मेंटेन कर ले, या वो क्या करे, एक्सटर्नल अकाउंटिंग सर्विस अपनी, मतलब किसी और को आउटसोर्स कर दे अपनी अकाउंटिंग का काम, राइट। इट हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर ईच ऑप्शन। अगर वो इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट में से करता है तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी, अगर वो एक्सटर्नल सर्विसेज लेता है तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। तो चलिए एक बार देखते हैं, एक बार हम कॉस्ट निकालते हैं। तो देखो, अब देखो हम कॉस्ट निकालते हैं। देखो अगर हम इंटरनली करते हैं तो सीधा सीधा प्लस हो जाएंगी सारी कॉस्ट, $320 प्लस $750 प्लस $500 प्लस $6000। तो इस सारी कॉस्ट को जब हमने प्लस किया, तो इस सारी कॉस्ट को, वेरी गुड अर्शिफ, तो इस सारी कॉस्ट को प्लस करके हमारे पास आ गई $7570, राइट। अगर हम इंटरनली परचेज करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टेशनरी की कॉस्ट और पार्ट टाइम अकाउंट क्लब की कॉस्ट, तो टोटल हमारे पास आ गई 7570। चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नली, अगर हम एक्सटर्नल सर्विसेज लेते हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है। अगर हम एक्सटर्नल सर्विस लेते हैं तो देखो, प्रोसेसिंग ऑफ इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स, तो आपके पास आ गई $2500। उसके बाद इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, प्रोसेसिंग ऑफ चेक पेमेंट से आपके पास आ गई $2000। ओके, वेरी गुड भूमि। और देखो उसके बाद रिकंसाइलिंग सप्लायर अकाउंट्स, रिकंसाइलिंग सप्लायर अकाउंट्स आपके पास आ रही है $2 पर सप्लायर पर मंथ। अब प्लीज इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलना, 150 इंटू 2 इंटू 12 कीजिए, तो इट विल बी 2 इंटू 150 इंटू 12, सो दिस इज 3600। तो टोटल कॉस्ट आउटसोर्सिंग की आपको कितनी आएगी, 2500 प्लस 2000 प्लस 3600, सो दिस इज 8100। भूमि आपकी कैसे 9300 आई है? हाँ, तो इट इज 8100 भूमि। ओके, आपने आपने वो 12 मंथ्स नहीं किया, ओके।
ओके देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने। आपको सारी कॉस्ट पर एनम गिवन है, पर एनम गिवन है, पर ये पर मंथ गिवन है, तो इसको पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज जो क्वेश्चन इजी होते हैं, जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो आपको देखने में लगेगा कि हाँ आप फटाफट जल्दी जल्दी में गलत कर दोगे और वो ऑप्शन में भी सही आंसर होगा, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आंसर देना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? सबको समझ आ रहा है? यस और नो? तो क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मूवी, राइट? तो ओके, तो अगर आप एक्सटर्नल सोर्सिंग करते हो तो दैट इज 8100 आपकी कॉस्ट आ रही है, और अगर आप इंटरनली उसको करते हो तो आपके पास 7570 आ रही है। तो इट मींस आपके पास सेविंग्स आ रही है, कितनी आ रही है सेविंग्स आपके पास क्वेश्चन के अंदर? तो आपकी $530 की क्या आ रही है? सेविंग्स आ रही है। तो आपको इंटरनली ही कर लेना चाहिए, एक्सटर्नली नहीं करना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व? अच्छा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व है एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, पढ़ने से पहले आप लिखिए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर्स होंगे। यस, यस, और सो प्रिडिक्टेड वॉल्यूम्स, अगर अगर तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर अब क्या कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स, अब क्या ये स्किल्स ऑफ अकाउंट क्वालिफिकेशन, वेरी गुड अर्जित। तो यहाँ पे अब देखना, अगर अब यहाँ पर आपकी आप जितना मर्जी वॉल्यूम बनाओ, जितना मर्जी वॉल्यूम ऑफ बुक्स हो आपका, आपकी कॉस्ट इतनी आनी है। बट अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ा, ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, राइट? यस, नंबर ऑफ एरर्स, वेरी गुड, राइट? तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसका नंबर बढ़ा, जैसे ही थोड़ा सा नंबर बढ़ा, साथ में इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इट मींस आपका जो क्वालिटी जो अगर इसका नंबर बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, इट मींस आपको जो बेनिफिशियल होगा वो क्या बेनिफिशियल है, आप उसको इंटरनली ही, यस वेरी गुड, टाइमली भी, क्या वो आपको टाइमली सर्विसेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? सो क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है आपके पास? सो हायर वॉल्यूम्स विल मेक आउटसोर्सिंग मोर एक्सपेंसिव, द क्वालिटी ऑफ सप्लाई विल एक्सटर्नल सप्लायर मेक मोर एरर्स, व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है क्या वो सिक्योर है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस, नो ले ऑफ लेबर, वेरी गुड भूमि, राइट? यहाँ पे आपको आप अपने ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बंदों को यूज कर सकते हो, आपको उनको ले ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वेरी गुड भूमि। तो यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन के अंदर योर रिकमेंडेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। एम आई क्लियर? यस और फिर आगे चलो। वेरी गुड, राइट, राइट। चलिए, now coming up to the next topic, that is make or buy with limiting factor, very very important topic, बहुत important topic है, इसको बहुत 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 ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे अच्छा एक बारी मुझे कौन याद करवाएगा कि हम लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस में क्या करते थे, क्या करते थे? भूमि आप याद करवाइए प्लीज। ओके, स्लैक निकालते थे, यस। नहीं, जब जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर होता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेबर लिमिटिंग फैक्टर था, और अगर हमारे पास सिंगल सिंगल लिमिटिंग फैक्टर था तो हम क्या करते थे? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालते थे, यस। बॉटलनेक निकालते थे, वेरी गुड, राइट? बॉटलनेक निकालते थे, यस। हम वहां पर देखते थे कि हमारे पास बॉटलनेक एक्टिविटी क्या है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद आ रहा है किसी को? कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई पॉइंट याद आ रहा है? यस, वेरी गुड, आई वाज कमिंग ऑन दिस पॉइंट ओनली, वेरी गुड। हम क्या निकालते थे? हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे, कंट्रीब्यूशन निकालते थे
पर स्कार्स रिसोर्स, राइट, कंट्रीब्यूशन पर स्कार्स रिसोर्स निकालते थे एंड उस हिसाब से हम क्या देते थे, रैंकिंग देते थे। हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर के अंदर भी हम यही करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो नहीं निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मेक और बाय का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे सेविंग्स निकालनी पड़ेगी। तो अब शायद आपको समझ लग गया होगा सेविंग्स कैसे निकलेंगे, जितनी कॉस्ट आपकी बाइंग की आ रही है माइनस जितनी कॉस्ट आपको उसको इंटरनली बनाने में आ रही है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएंगी। और ये सेविंग्स जो है आपको निकालनी पड़ेगी, सेविंग्स पर स्कार्स रिसोर्स आपको निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप रैंकिंग देंगे एंड रैंकिंग के हिसाब से आप रिसोर्सेज को क्या कर दोगे, एलोकेट कर दोगे। एम आई क्लियर, समझ आ रहा है सबको, यस और नो? किसको नहीं समझ आई ये बात मैं दोबारा बता दूंगा, यस और नो, किसको समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमें इंटरनल कॉस्ट लेनी है, यहाँ पे अब जो इंटरनल कॉस्ट लेनी है वो सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट लेनी है बच्चों। यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट नहीं कंसिडर करनी है, फिक्स कॉस्ट नहीं कंसिडर करनी है। एक बारी दोबारा बता रहा हूँ, एक बारी दोबारा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पहले जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यस बिल्कुल आना चाहिए, आपको पुराना टॉपिक आना चाहिए। जो मैंने आपको आपको कंट्रीब्यूशन, वैसे बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा दोबारा। पुराना टॉपिक नहीं भी आता होगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, कंट्रीब्यूशन आ जाता था। और इसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को निकाल के स्कार्स रिसोर्स के साथ डिवाइड करते थे, जितना भी उस स्कार्स रिसोर्स मेरे को चाहिए होता था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और मैं क्या निकाल लेता था, कंट्रीब्यूशन पर स्कार्स रिसोर्स निकाल लेता था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलर सी चीज करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं निकालनी है, आपको सेविंग्स निकालनी है। अब सेविंग्स कैसे निकलेंगी, जिसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग माइनस कॉस्ट ऑफ मेकिंग, राइट, दोनों को माइनस करके आपके पास क्या निकल जाएंगे, सेविंग्स निकल जाएंगी। अब इस सेविंग्स आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों। अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा है तो आपके पास नेगेटिव सेविंग्स आ जाएंगी, अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग कम है तो आपके पास पॉजिटिव सेविंग्स आ जाएगी। तो उसको आप डिवाइड करोगे किसके साथ, स्कार्स रिसोर्स के साथ, एंड वो आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, रैंकिंग आ जाएगी। और उस रैंक के हिसाब से आप क्या कर लोगे, उस रैंक के हिसाब से आप उसको प्रोड्यूस कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझना बच्चों, एक और बात समझना। लेट्स से एक बात करते हैं, लेट्स से आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, और चारों प्रोडक्ट्स में आपके पास सेविंग्स आ रही है, चारों प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या आ रही है, सेविंग्स आ रही है। सेविंग्स मींस आप अगर बाहर से खरीदो, कॉस्ट ऑफ बाइंग माइनस कॉस्ट ऑफ मेकिंग, राइट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग आपकी कम है और कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा है, इट मींस आपकी सेविंग्स आ रही है। अगर आप इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप उसको इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके पास सेविंग्स आ रही है। तो बच्चों, अगर अगर आपके आपके हर प्रोडक्ट के अंदर सेविंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको क्या करने चाहिए, आपको इंटरनली बनाने चाहिए, आपको क्या करने चाहिए, इंटरनली बनाने चाहिए। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपको बनाने तो सारे अंदर चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि आपके सारे प्रोडक्ट्स में क्या आ रही है, सेविंग्स आ रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, स्कार्स है, वो लिमिटेड है। लेट्स से आपके पास ये रैंकिंग आ गई 1 2 3 4, ऐसी रैंकिंग आ गई, तो इसके तो आप पूरे प्रोडक्ट बना लोगे, इसके भी बना लोगे, इसके भी बना लोगे इंटरनली। बट इसके लेट्स से आपको 600 प्रोडक्ट्स बनाने थे, बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सिर्फ 300 यूनिट्स बनाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इट मींस 300 यूनिट्स मेरे को और चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या कंक्लूड करना पड़ेगा कि 300 यूनिट्स तो डी के मैं इंटरनली मैन्युफैक्चर कर लूंगा, और 300 यूनिट्स मैं क्या कर लूंगा, बाहर से परचेज कर लूंगा। एम आई क्लियर, यस और नो? जबकि अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बाहर से परचेज करते तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाता। यस और नो, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, यस और नो?
राइट तो बस हमने इसमें यही देखना है कि हमने किस प्रोडक्ट के, अगर हमें सेविंग्स हो रही है तो हमने हमने कौन सा प्रोडक्ट हमें अंदर से खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट हमें बाहर से खरीदना है। लेट्स से यहीं पर इसकी नेगेटिव आ जाती तो इसको मैं अंदर बनाता ही ना, क्योंकि इसमें मेरे को लॉस हो रहा है, इसको मैं बाहर से ही खरीदता। यस और नो? क्लियर हुई बात? यस और नो? यस समझ आ रहा है सबको? राइट चलिए एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप कुड बी adopted with make or buy question. The saving per unit of each product is calculated. Saving is the purchase price minus variable cost to make. Divide this by the amount of scarce resources. This gives saving per unit of the limiting factor. So rank the products. The higher the saving of the product, the greater the priority to make that should be given to the product. Once the priorities have been decided, the scarce resources allocated to the products in the order of priorities until it is fully used. Any products with unsatisfied demand can be satisfied by buying from the external source. तो अगर कोई प्रोडक्ट रह जाता है जिसकी डिमांड जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है, उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर से खरीद लेंगे। तो चलिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 करते हैं, बहुत आराम से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा हमें क्या करना चाहिए। राइट ओके चलिए अब देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स L, M, N एंड P। चलिए धीरे धीरे करेंगे, जहां पे किसी को नहीं समझ लगेगा प्लीज पूछ लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए तो हम 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं L, M, N एंड P। L, M, N एंड P। चलिए उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम 4 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में लगते हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सेम जनरल पर्पस मशीनरी, है सारे एक ही मशीनरी से बनते हैं। द फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मशीन आवर्स डाटा आर अवेलेबल टुगेदर विद द परचेज प्राइस फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। तो मेरे को ये आउटसाइड सप्लायर का परचेज प्राइस भी गिवन है और मेरे को ये कॉस्ट भी गिवन है अगर मैं इंटरनली बनाता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररिलेवेंट है, फटाफट बताइए। मेक और बाय डिसीजन में इनमें से कौन सी कॉस्ट मेरे लिए इररिलेवेंट है। वेरी गुड सिमर, वेरी गुड सिमर। तो यहाँ पे मेरे पास जो जो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड है वो क्या है, इररिलेवेंट है। आई अंडरस्टैंड अर्शदीप, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आप हमेशा बहुत लिखते हो बट मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो रेलेवेंट नहीं है अर्शदीप। एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो अर्शदीप, क्लियर हुआ? यस अर्शदीप। हाँ तो सबकी फिक्स कॉस्ट दी है तो सबके लिए भी फिक्स कॉस्ट क्या है, अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या मान के चलूंगा, ये एब्जॉर्ब्ड फिक्स कॉस्ट है। तो ये टोटल में तो फर्क नहीं आएगा, तो मैंने तो प्रोडक्ट वाइज देखना है। तो प्रोडक्ट वाइज देखने के लिए क्या है मेरे लिए रेलिवेंट है अर्शदीप, क्या है मेरे लिए रेलिवेंट है अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज देखना है? नो, तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मेरे लिए क्या है, फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट फॉर मी। तो यहाँ पे सिर्फ जो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो प्लीज एक बारी सारे प्रोडक्ट्स की वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए। तो प्लीज इसकी आ जाएगी 45, इसकी आ जाएगी 40, एक बारी प्लीज कैलकुलेट कीजिए, इसकी आ जाएगी 30, इसकी आ जाएगी 20, प्लीज चेक कीजिए सही है। यस इतनी इतनी आनी चाहिए। तो अब देखो, अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर मैं इंटरनली बनाता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इंटरनल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी आ गई, इसकी 45, इसकी 40, इसकी 30 एंड इसकी 20। मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा इन दोनों को माइनस कर दिया, वो इन तीनों का टोटल ही होगा। राइट, तो मैंने इन दोनों को माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। तो 45, 40, 30 एंड 20 ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है परचेज प्राइस फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। तो ध्यान से देखना, परचेज प्राइस
फ्रॉम आउटसाइड मार्केट मेरे को कितना गिवन है प्लीज बताना सबका। 57, 55, 54 एंड 50। ओके वेरी गुड। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, मैंने अभी निकाली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इंटरनल प्रोडक्शन। अगर मैं इंटरनली प्रोड्यूस करता तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है, 45, 40, 30, 20। 45, 40, 30 एंड 20। अच्छा अब मुझे बताना, मेरे को अंदर बनाने से सेविंग्स हो रही है, कॉस्ट आ रही है। यस, अंदर बनाने से मुझे सेविंग्स हो रही है, कॉस्ट हो रही है। मेरे को सेविंग्स हो रही है, मेरे को सेविंग्स हो रही है। देखो अंदर बनाने से मेरे पास, वेरी गुड। तो अंदर बनाने से मेरे पास सेविंग्स आ रही है, तो कितनी कितनी सेविंग्स आ रही है देखो बच्चों ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे $12 आ रही है, यहाँ पे मेरे पास 15 आ रही है, यहाँ पे मेरे पास 24 आ रही है, और यहाँ पे मेरे पास 30 आ रही है। राइट, अच्छा ओके। यस, तो सबके ऊपर मेरे पास कितनी सेविंग्स आ रही है, मेरे ऊपर सबके लिए मेरे पास यहाँ पे सेविंग्स आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो मैं क्या डिसीजन ले लेता। मेरे पास अगर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर ना होता इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं डिसाइड करता कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनली मैन्युफैक्चर करूंगा, क्योंकि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो हो सकता है कि मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है वो पूरे ना हो। तो वो चेक करने के लिए एक बार हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मशीन आवर्स हमारे पास पर यूनिट लगते हैं। इसके लिए 3, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 6। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट शो नीड ऑफ 1500 यूनिट्स ऑफ ईच कंपोनेंट पर वीक। इट मींस हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड गिवन है, हमें कितने कितने कंपोनेंट्स बनाने हैं हर प्रोडक्ट के। 1500 कंपोनेंट्स हमें हर प्रोडक्ट के बनाने हैं। और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को कितने मशीन आवर्स लगते हैं, एल एम एन एंड पी के लिए। देखो 3, 5, 4, 6, तो 3, 5, 4 एंड 6। तो मेरे पास देखो क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास मैक्सिमम मशीनरी आवर्स अवेलेबल है वो कितने हैं, 24,000। तो एक बारी मैं देखूंगा मेरे को मशीनरी आवर्स चाहिए कितने। तो बच्चों यहां से मैं निकाल लूंगा मेरे पास मशीनरी आवर्स अवेलेबल मेरे को चाहिए कितने, मशीनरी आवर्स रिक्वायर्ड। तो मशीनरी आवर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए 4500, इसके लिए 7500, इसके लिए 6000, एंड ये कैलकुलेट करना 15, इसके लिए 9000। तो टोटल मशीनरी आवर्स मुझे कितने चाहिए, 4500 प्लस 7500 प्लस 6000 प्लस 9000। तो टोटल मशीनरी आवर्स जो मुझे चाहिए दे आर 27,000। बट जो मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, वेरी गुड, 27 आ रहा है अखिलाक्षी। राइट, तो मेरे को जो मेरे को टोटल मशीनरी आवर्स चाहिए दे आर 27,000। और जो मेरे पास अवेलेबल है मशीन आवर्स वो कितने अवेलेबल है बच्चों, मेरे पास सिर्फ 24,000 मशीनरी आवर्स अवेलेबल है। तो इट मींस जो मशीनरी आवर्स है दे आर स्कार्स मतलब लिमिटेड है। तो इट मींस ये मेरे पास जो मशीनरी आवर्स हो गया, दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर है बच्चों। तो वो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब मेरे को जो सेविंग्स निकालनी पड़ेगी वो मेरे को पर मशीन आवर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन आवर मेरा यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। मशीन आवर मेरा यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। तो मेरे को यहाँ पे जो सेविंग्स निकालनी पड़ेगी बच्चों, सेविंग्स पर मशीन आवर निकालनी पड़ेगी। तो सेविंग्स पर मशीन आवर कैसे निकलेंगे, सेम इसको इससे डिवाइड कर दो। तो इसके लिए कितनी आ गई सेविंग्स पर मशीन आवर 4, इसके लिए कितनी आ गई 3, इसके लिए कितनी आ गई मेरे पास 6, एंड इसके लिए मेरे पास कितनी आ गई 5। तो अच्छा अब मैं रैंकिंग दे दूंगा, सबसे ज्यादा सेविंग्स पर मशीन आवर यहाँ पे हो रही है, तो इसको रैंक 1, इसको रैंक 2, इसको रैंक 3 एंड इसको रैंक 4। एम आई क्लियर, यस और नो? सबको क्लियर हो गया यहां तक, सबको क्लियर, यस राइट, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। चलिए
अब मैं देखता हूं कि मैं कितने कितने किस किस के प्रोडक्ट्स बना सकता हूं। अब देखो सबसे पहले मैं इसके तो सारे के सारे यूनिट्स बना दूंगा, इसके तो मैं सारे के सारे यूनिट्स बना दूंगा। अब देखो इसके तो मैं पूरे के पूरे 1500 इंटू 4 दैट इज 6000 में बना दूंगा। टोटल मेरे पास जो मशीनरी आवर्स अवेलेबल है दे आर 24000। अब इसके तो मैंने सारे बना दिए, इसकी सेकंड रैंकिंग है, इसके भी मैं सारे बना दूंगा। तो 1500 इंटू 6 दैट इज 9000, राइट। उसके बाद देखो अभी तक 15000 हुए, मेरे पास 24000 अवेलेबल है, तो इसके भी सारे बन जाएंगे, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड रैंकिंग इसकी है, राइट। इसके लिए मुझे 3 आवर्स चाहिए, तो इसके लिए मुझे टोटल आवर्स कितने चाहिए 4500। अब यहाँ पे रुक जाना बच्चों, अब यहाँ पे रुक जाना। टोटल 24000 अवेलेबल है, -6000 -9000 माइनस आपके पास 4500, तो बैलेंस बैलेंस आपके पास आवर्स जो बचे हैं मशीन आवर्स दे आर 4500 ओनली। और देखो देखो एक एम बनाने के लिए आपको कितने आवर्स लगते हैं 5 आवर्स लगते हैं। आपको एक एम बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, तो इट मींस इसके आप सिर्फ एम के कितने कितने यूनिट्स बना पाओगे। मैं एक बार नाम लिख देता हूं यहाँ पे। सो दिस इज एन एन पी यस NP L एंड M, NP L एंड M। तो N के तो मैं पूरे बना सकता हूँ, P के भी पूरे बना सकता हूँ, L के भी पूरे बना सकता हूँ, बस M के लिए मैं पूरे नहीं बना सकता। M के लिए मैं सिर्फ कितने बना पाऊंगा, M के लिए मैं सिर्फ 900 कंपोनेंट्स ही बना पाऊंगा, राइट। अब बच्चों ध्यान से समझना, M के लिए मैं 900 ही बना पाऊंगा। इट मींस मेरे को टोटल M के कंपोनेंट्स चाहिए कितने 9, मेरे को टोटल 1500 चाहिए। 900 तो मैं इंटरनली मैन्युफैक्चर कर लूंगा, बाकी जो 600 है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से परचेज करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? यस और नो? सबको समझ लगा कैसे करना है? यस, वेरी गुड, राइट। तो इस 600 मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये मुझे आउटसोर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास इसको इंटरनली बनाने की कैपेसिटी नहीं, राइट। एम आई क्लियर? यस और नो? सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इन्होंने कैसे आपको आंसर दिया है। देखो इन्होंने भी सेम, इन्होंने सेविंग्स पर यूनिट निकाला, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड किया, उसके बाद रैंकिंग दी, उसके बाद इन्होंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। रैंकिंग देने के बाद उन्होंने देखा कि आपके पास सिर्फ 900 किसके बन सकते हैं एम के, तो बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज इन्होंने यहाँ पे ये भी करी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्यों? देखो इन्होंने यहाँ पे क्या निकाला है, इन्होंने उल्टा कर दिया। अब इन्होंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट देख ली, तो इन्होंने देखा कि सबसे कम इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसकी आ रही है, एम की आ रही है, तो सबसे कम इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसकी आ रही है, तो सबसे कम सेविंग्स उधर आ रही थी। देखो सबसे कम सेविंग इसकी आ रही थी, तो वहां पे ये देखो सबसे कम सेविंग इसकी आ रही थी, मतलब सेम ही सबसे सबसे कम इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसकी आएगी, राइट। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? यस और नो? उन्होंने आपको अलग से पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल के दिखाई, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। क्या हमें सिर्फ हमें क्या सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, या हमें हमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, या जिसको हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स बोलेंगे उसको भी कंसीडर करना है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द अदर इश्यूज टू बी कंसीडर्ड इन मेक और बाय डिसीजन। सो इन एडिशन टू रिलेटिव कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली कंपेयर टू मेकिंग इन हाउस, management must consider a number of other issues before a final decision is made. Reliability of external supplier,
Can the outside company be relied upon to meet the requirements in the terms of delivery time? Very good, अर्शदीप ने बोला था पॉइंट. क्वांटिटी रिक्वायर्ड, क्या वो जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए क्या उतनी सप्लाई कर पाएंगे? क्या वो सेम क्वालिटी दे पाएंगे? क्या वो हमें सेम प्राइस पे दे पाएंगे? बाद में अगर वो प्राइस बढ़ा दे फिर क्या फायदा? एट द स्पेशलिस्ट स्किल्स, the external supplier may possess some specialist skills that are not available in house. Very good, ये भी अर्शदीप ने बोला था पॉइंट. Alternative use of resource, आउटस्टैंड. अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होगा अगर हम बाहर से आउटसोर्स कर लेंगे, तो जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज है हम उनको कहीं और लगा सकते हैं, तो क्या पता उससे हमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो हमें वो भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा. तो हमें उस वहां पे क्या देखना पड़ेगा कि हमें बाहर से कितना महंगा पड़ रहा है. अगर हमें जितना महंगा पड़ रहा है, लेट्स से $2 महंगा पड़ रहा है, बट हमें इंटरनली वही सेम रिसोर्सेज यूज करके $4 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं फिर क्या कहूंगा, मैं अपना जो मेरे को जो कंपोनेंट चाहिए मैं बाहर से खरीद लेता हूं, और जो मेरे पास अभी रिसोर्सेज पड़े हैं मैं इससे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमा लेता हूं, तो नेट मेरे को $2 का बेनिफिट हो जाएगा. ये पॉइंट समझ लगा सबको? यस और नो? यस. अर्शदीप, भूमि, खिलाक्षी, सिमर, विदुषी, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस. यस, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सोशल में है विल आउटसोर्सिंग रिजल्ट. वेरी गुड. विल आउटसोर्सिंग रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स. क्या अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो क्या हमारी जो वो वर्कफोर्स कम हो जाएगी? राइट. तो अगर हमारी वर्कफोर्स कम हो रही है तो क्या अब हमारी रेपुटेशन गिरेगी कि ये तो कभी भी ले ऑफ कर देते हैं बंदों को, ये तो कभी भी निकाल देते हैं. उसके बाद रिडंडेंसी कॉस्ट शुड बी कंसीडर, मतलब जो कॉस्ट आनी ही आनी है, चाहे अगर अगर तो अब देखो, अगर लेबर की कॉस्ट आनी ही आनी है, चाहे हम बाहर से ले चाहे हम आउटसोर्स करें, राइट, चाहे हम आउटसोर्स करें चाहे हम इंटरनली बनाए, तो उसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा. नेक्स्ट इज लीगल. विल आउटसोर्सिंग इफेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद द सप्लायर्स और एम्प्लॉयज. तो क्या लीगल ऑब्लिगेशंस है, क्या उससे एम्प्लॉय, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो एम्प्लॉयज के साथ कि हम उनको ले ऑफ नहीं कर सकते, तो इट इज बेटर ना कि हम उनको यूज करके इंटरनली मैन्युफैक्चर कर लें. Next is confidentiality. Is there a risk of loss of confidentiality, especially if external supplier performs similar work for rival companies? कहीं वो किसी और को हमारा डेटा तो नहीं लीक कर देगा? कस्टमर रिएक्शन. Do customers attach importance to products being made in house? अब हो सकता है कस्टमर बोले कि नहीं, जो प्रोडक्ट आपने बनाया हम तो वही खरीदेंगे, राइट, तो हम बाहर से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लेंगे, राइट. तो ये सब फैक्टर्स भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे बिफोर टेकिंग अ मेक और बाय डिसीजन, राइट. नाउ what are the advantages या pros और cons means negative, disadvantages, pros means positives of outsourcing के क्या benefits हैं? Greater flexibility, आपको जब चाहिए तब मांग लो. Lower investment, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए. Improved cash flow, आपकी कैश फ्लो बढ़ जाएगी, जब चाहिए मंगवा लो, प्रोडक्शन को टाइम भी लगेगा. Concentrates on core competence, हम अपनी बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं rather than production. Enables more advanced technologies to be used without making investment. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई और बंदा जिससे हम आउटसोर्स कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो, तो हम उससे वो प्रोडक्ट बनवा लेंगे. डिसएडवांटेजेस क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग रॉन्ग सप्लायर, हो सकता है हम गलत सप्लायर चूज कर लें. लॉस ऑफ विजिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर, हाँ ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हो सकता है ना अगर हम बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है, उसके अंदर मटेरियल क्या लग रहा है, क्या हो रहा है. पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज लीड टाइम्स, हो सकता है कि हमें वो टाइम पे डिलीवरीज ना दे तो लीड टाइम जो है उसका बढ़ जाए, राइट. यस, ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट, हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, राइट, कि हाँ हम जब वो हमें देंगे हम तभी आगे काम शुरू करेंगे. वेरी गुड अर्शदीप. चलिए इसी के साथ साथ हमारा मेक और बाय का डिसीजन भी, मेक और बाय डिसीजन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है. राइट, किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सबको क्लियर है? राइट, वेरी गुड. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक. हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचे है इसमें, शट डाउन डिसीजन का. शट डाउन डिसीजन का टॉपिक खत्म करते ही ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. अब इसको हम करेंगे मंडे को. वी विल बी डूइंग दिस ऑन मंडे. दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट.
यस कल करेंगे अर्जुन, ये कल करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये वी विल बी डूइंग इट टुमारो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस है, तो वी विल बी डूइंग इट टुमारो। उसके बाद देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसमें इसको स्किप मत करना प्लीज, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, वैसे इजी है, हो जाएगा। अगर आपने पहले डिसीजन ट्रीज के बारे में सुना है, मैक्सिमैक्स मैक्सिमिन, इन सब चीजों के बारे में सुना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना है, तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। नहीं तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा थियोरी ज्यादा है इसमें, राइट। तो चलिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर ऑन मंडे। वी विल बी कंप्लीटिंग द प्रीवियस चैप्टर ऑन मंडे, राइट। ओके, बाय बाय, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू भूमि, थैंक यू एवरीवन।